जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का व्यायाम एकेडमी में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को बताना है कौन सा प्राथमिक रंग होता है। तो पहला प्रश्न है प्राथमिक रंग नहीं है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये आपको पता रहे। विकल्प में सबसे पहले दिया गया लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसमें से बताएंगे प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है। तो इसमें से आपको ये पता होना चाहिए जो पीला रंग है ये प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी सभी रंग कैसे हैं भैया, प्राथमिक रंग है। ये आपको पता होना चाहिए। पहला प्रश्न था आप लोगों के लिए। क्लियर है ना? जल्दी बोलें, किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी तो तुरंत बोल सकता है। तो प्राथमिक रंग आपको पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों को बताना है। चलिए, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था बाबू? ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। याद रहेगा सबको कब किया था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 1928 में। कब भैया? 1928 में। एक मिनट रुकेंगे आप लोग। ठीक है, तो 1928 में याद रहेगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। सबको याद रहेगा ना? किसी कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलेंगे। तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में किया था। अच्छा, 1928 से एक पॉइंट आपको माइंड में और रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपका जवाब हो जाएगा 1828 में। कब भैया? 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपका जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बहुत अच्छा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता। भोर का तारा भी इन्हें कहा जाता है। जो पॉइंट बोला जाए उसको नोट करते चलिए, एक्स्ट्रा पॉइंट और बताया जाएगा। ठीक है ना? भोर का तारा। क्लियर पॉइंट ना? पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भोर का तारा भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक प्रथा समाप्त की थी, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी? सती प्रथा। सती प्रथा का उन्मूलन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1829 अधिनियम के तहत। किस एक्ट के तहत? तो आपका जवाब हो जाएगा शारदा एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत बाबू? शारदा एक्ट के तहत। ठीक है, बोलेंगे आप लोग किस एक्ट के तहत? शारदा एक्ट के तहत। अगर पूछ लिया जाए 1829 में किस धारा के तहत, तो धारा 17। क्या बोलेंगे आप लोग? धारा 17 के तहत सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। किसके द्वारा हुआ? तब आपका जवाब होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सुनने का प्रयास ज्यादा करें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छा लिसनर, एक अच्छा स्पीकर हो सकता है। क्लियर पॉइंट? चलिए, इसमें एक पॉइंट आया राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? बहुत अच्छा, वेल डन। अकबर सेकंड ने दिया था। किसने दिया था भैया? अकबर सेकंड ने दिया था। क्लियर पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो पेंसिलिन वाला याद रहेगा किसने आविष्कार किया है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कब किया था? 1928 में। उसके बाद आपको याद रखना ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ठीक है, तो ऐसा रिलेट करके, क्योंकि प्रश्न तो कहीं से भी बन सकता है। क्लियर पॉइंट? चलिए कमेंट करते चलेंगे बाकी लोग। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए देखा जा रहा है, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? बेसिक सा प्रश्न पूछ लिया गया है। आरबीआई की स्थापना इधर देखेंगे 1 अप्रैल। देखिए हम लोग कितना मूर्ख हैं, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाते हैं भाई। अब देखा जाए तो अपने 1 अप्रैल 1935 की किसकी स्थापना हुई भैया? आरबीआई की स्थापना हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर पूछ लिया जाए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो नियर अबाउट सबको याद होगा राष्ट्रीयकरण। चलिए थोड़ा से आप लोग कुछ बातें भी माना करिए। एकदम 1 जनवरी 1949। वेल डन। क्लियर पॉइंट? अच्छा, यहीं पे अगर बोल दिया जाए 14 बैंकों का विलय कब हुआ था या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो डेट याद रखना। डेट आप लोग बहुत ज्यादा गलत करते हो। 19 जुलाई। कब भैया? 19 जुलाई 1969। सबको याद रहेगा ना? 19 जुलाई 1969। अब 80 लो रखो बेटा जी। क्लियर है ना? 19 जुलाई 1969 को। क्लियर है? अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है भैया? कौन सा दिवस? जीएसटी दिवस। याद रहेगा सबको? ठीक है। अच्छा, 1 अप्रैल यहाँ पर बात आई थी। 1 अप्रैल को और क्या मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। कौन सा दिवस? ओडिशा दिवस। ओडिशा की राजधानी क्या है? जल्दी बोलेंगे।
भुवनेश्वर। क्या है भैया? भुवनेश्वर। तो एक पॉइंट आपको और याद रखना, उड़ीसा की राजधानी से, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे भुवनेश्वर और साथ में याद रखेंगे भुवनेश्वर पे कौन सा रेलवे का मुख्यालय है, तो आपका जवाब हो जाएगा। देखिए याद करने का तरीका क्या है, इधर ध्यान देंगे सभी लोग। ये आपका भारत का नक्शा, सपोज दैट यहाँ पर पूर्व में क्या है आपका उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है बाबू? भुवनेश्वर, ठीक है ना। यहीं पर अब्दुल कलाम द्वीप भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये उड़ीसा है, उड़ीसा देख रहे हैं, अगर यहाँ से हम देखते हैं कौन सा तट बढ़ रहा है, पूर्वी तट में जा रहा है, तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर किस रेलवे का मुख्यालय है, तो जवाब हो जाएगा पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय। 15 मिनट की एक वीडियो देंगे जिसमें सारा का सारा 18 जोन आपको याद रहेगा। आप कितने जोन हो गए हैं? 18, 17 मत बोलना। पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय कहां पर है, तो जवाब क्या देंगे? भुवनेश्वर। याद रहेगा सबको ना? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गर्मी तो बड़ी भयानक पड़ रही है। चलिए, और फैन इसलिए नहीं ऑन किया जा रहा ताकि आवाज आप लोगों के पास क्लियर जाए। चलिए आगे चलिए। चलिए, किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है? ठीक है, घेंघा रोग हो जाता है किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। किसकी भैया? आयोडीन की कमी से। याद रहेगा सबको? जल्दी बोलिए, ये तो बेसिक सा है, बचपन में ही आप लोगों को। चलिए यहीं पे एक चीज याद रखना है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? वसा में घुलनशील। देखिए फालतू बात आप लोग कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं, वसा में घुलनशील। अब चुपचाप बैठे रहो, ऐसे गलत करके आना, मुझे बताना मत पहली बार, और मार खाना होगा तो बताना। वसा में घुलनशील विटामिन क्या बोलेंगे सभी लोग? ADEK। क्या बोलेंगे? एडक। क्या बोलेंगे? एडक। आप क्या बोलेंगे? एडक। ADEK वसा में घुलनशील है। वसा मतलब समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद अगर कह दिया जाए पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? BC। याद रहेगा ना? BC, विटामिन बी और विटामिन सी। याद रहेगा सबको? जल्दी बोलें। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक। वेल डन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, लिख लेंगे जिनको नहीं पता रहेगा, विटामिन की खोज फंक ने किया था। हाँ, अब यहाँ पर आपको बताना टाइलिन नामक एंजाइम का संबंध कहाँ से है, तो टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? लार में। कहाँ पर पाया जाएगा बाबू? लार में। अगर पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से बाबू? मुख से। आपको ये पता होना चाहिए। वेल डन। ऐसी चलते रहिए। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होगा? मुख से। अब यहीं पे बताना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बोलिए जल्दी। अग्नाशय वाले सही है, थोड़ा होश में रहिए, और जब डेड रहे ना तो अच्छे से थोड़ा से और ध्यान दीजिए, सारी चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? अग्नाशय। याद रखना है। क्लियर है? जल्दी बोलिए। घर पे पढ़ोगे नहीं, फिर उसके बाद तो देखिएगा, रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, रिवीजन हमेशा जरूरी है, नहीं तो बाद में एग्जाम में ऐसे मुंह बनाओगे, अरे तो थे कुछ नहीं होने जाने वाला है। समझ रहे हैं ना? चलिए, बर्फ की गुप्त उष्मा आप लोगों को बताना है कितना होती है। बर्फ की गुप्त उष्मा, बर्फ की गुप्त उष्मा। चलिए विकल्प है आपका 80 किलोग्राम, 80 कैलोरी प्रति केजी, 80 कैलोरी प्रति केजी, यही आंसर आपका, याद कर लीजिए। याद रहेगा? जल्दी बोलिए सभी लोग। चलिए यहीं पे बर्फ की बात आई है, एक चीज आपको ध्यान देना। चलिए यहाँ से कई कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे बता रहे हैं, आइए ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये बताना है, यदि कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ का टुकड़ा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनता है एग्जाम में, कई बार बना, बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है, और ये एक पानी में तैर रहा है, ठीक है। पानी एक देखिएगा, एक गिलास है, इधर देखिए गिलास है, और गिलास में पानी पूरा, जब बर्फ डाल दिया गया तो यहाँ तक पूरा फुल हो गया। समझ रहे हैं ना? बर्फ डालने के बाद की स्थिति है। अब बताइए, जब पानी, बर्फ गलेगा तो क्या पानी बाहर निकलेगा या नहीं? तो आपका जवाब हो जाएगा नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, जब कोई भी पिंड द्रव में डाला जाता है तो वह अपने भार के बराबर जल विस्थापित कर देता है, अर्थात जितना उसका भार था ऑलरेडी वह पहले जल को ऊपर कर चुका है, विस्थापित कर चुका। बात समझ में आ रही है ना? अब जब विस्थापित कर चुका है तो भाई गले या कुछ भी हो, गिरने वाला नहीं है, ऐसी ही पोजीशन रहेगी। समझ में आ रही बात? जल्दी बोलो। दूसरा पॉइंट याद रखना है, जब बर्फ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो बताइए उसका कौन सा भाग डूबा रहता है? यही मुझे पता था बेटा, आप लोग 1/10 करेंगे, क्योंकि रटने की आदत है।
ठीक है, अब बुझनी ना बुझाओ गुड़िया, ठीक है, और सनक के ना बोला करो। तो यहाँ पर याद रखना कौन सा भाग डूबा रहेगा तब आपका जवाब होगा 9/10। कौन सा भाग नहीं डूबेगा तब आपका जवाब होगा 1/10। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहने के बाद गलती होने की संभावना खत्म रहती है। जब आधा अधूरा पढ़ोगे, ठीक है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो सबसे पहले कौन सा भाग डूबा रहेगा, तो 9/10, क्योंकि कोई चीज अपने आप में एक भाग होती है, तो 9/10 प्लस 1/10 करेंगे 10/10 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा 1। देखिए अपने आप में एक भाग, मान लेते हैं कि 10 मीटर का टुकड़ा था, कितने मीटर का, 10 मीटर का, उसको हमने पानी में डाल दिया, तो उसका कितना भाग डूबा रहेगा, 9 मीटर, और कितना भाग ऊपर रहेगा, 1 मीटर। समझ में आ रही बात। अब यहीं पे एक चीज और जानना, इको साउंड क्या होता है, इको साउंड प्रतिध्वनि क्या होती है। तेज तो नहीं चल रहे हैं, बताना, गर्मी ताबड़तोड़ इसी वजह से थोड़ा से। हाँ आइए प्रतिध्वनि की बात करते हैं हम। अच्छा प्रश्न बनता है, प्रतिध्वनि होती क्या है, इको साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इको साउंड। तो चलिए आइए सबसे पहले आपको समझ लेना प्रतिध्वनि क्या होती है। जब आप कभी देखिएगा किसी ऐसे रूम में रहते हैं जो थोड़ा से बड़ा रहता है या छोटा ही रहे, तो आप बोलते हैं और आपकी आवाज आती है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने बोला सुनील, और आप खुले प्लेस पे चले जाइए, मतलब वहां पे थोड़ा पहाड़ पर्वत हो या पेड़ हो, ठीक है, शांत माहौल हो, वहां पे आप बोलेंगे सुनील, कैसे आवाज आएगा, सुनील 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 सुनील, ऐसे आती है ना। इसको क्या कहते हैं, इको साउंड कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या बोलते हैं। तो प्रश्न क्या बनता है, ये आपको जानना। प्रतिध्वनि के लिए, इसके लिए बाबू, प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बात करोगे बेटा कुछ समझ में नहीं आने वाला है, दिल टोटे हो जाएंगे। प्रतिध्वनि के लिए कम से कम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, आप आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, प्रतिध्वनि का मतलब ये होता है आपके कान स्पष्ट से उसको सुन सके, पहली कंडीशन इसकी होती है। और इस कंडीशन के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ध्वनि की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल तो बचपन से आपको पता होगा बाबू, 332 मीटर प्रति। ध्वनि की चाल कितना होती है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न बनता है, किसी भी शब्द को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए, पुनः बोल रहा हूं, किसी भी शब्द को स्पष्ट रूप से सुनने के लिए जो शब्दों के बीच अंतर होता है, वाक्यों के बीच अंतर होता है, वह कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड का होना चाहिए। चलिए कैमरा बड़ा ज्यादा नीचे सेट कर दिए बाबू, कोई बात नहीं। तो ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, और ये 1/10 सेकंड में अंतर होना चाहिए। अब आप देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, जल्दी बोलेंगे, चाल गुणे चाल कितना है ध्वनि की, 332 मीटर प्रति। किसी चीज को सुनने का जो अंतर होगा वह कितना होता है, 1/10 सेकंड। तो 1/10 सेकंड से गुणा कर दिए तो चाल बराबर, दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल। अब यहाँ 10 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 33.2 क्या मीटर। अर्थात आप कहेंगे प्रतिध्वनि की दूरी कम से कम इतना होना चाहिए, नहीं बिल्कुल, क्योंकि प्रतिध्वनि एक चीज देखिएगा, आप बोले आवाज जाएगी, फिर आवाज टकरा के वापस आएगी। अर्थात देखिएगा ये टोटल दूरी हो गई, यहां से आपने बोला और इस निकाय से ध्वनि टकराई। मान लीजिएगा आप यहां पर हैं, दिखाई भी नहीं दिया होगा, कैमरा बड़ा नीचे सेट कर दिया लगता, कोई बात नहीं। इधर देखिए, ये आप हैं, यहां पर आप देखेंगे निकाय है, क्या है बाबू, ये आपने बोला, अब यहां पर गया, फिर यहां से आया, तो ये कितना, अगर मान लेते हैं ये d डिस्टेंस पर है, तो भाई आते वक्त कितना हो गया, dd, और 2d बराबर आपका आ जाएगा कितना, जल्दी बोलेंगे, 33.2। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 33.2/2 साल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 16.6 मीटर। तो आपको पता होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वह 16.6 मीटर की होनी चाहिए। याद रहेगा बाबू, इधर आप लोगों को सुगिया, जल्दी बोलो, सबको याद रहेगा ना। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो एक बार आप लोग बता देंगे, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कम से कम दूरी 6 मीटर, ये मत बोल देना। अच्छा, किसी भी चीज को सुनने के लिए जो वाक्यों या शब्दों का अंतराल होना चाहिए, किसी चीज को स्पष्ट, यहीं पे कंसेप्ट और क्लियर करता हूं, मजा आएगा। क्या तारे टिमटिमाते हैं, नहीं, लेकिन आपको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, किसके कारण, अपवर्तन का मतलब आप बोलेंगे बेटा, बहुत अच्छा, शाबाश। अपवर्तन को अपवर्तन पढ़ना ही नहीं, जैसे अपवर्तन लिखा रहे आपको तुरंत समझ लेना धोखा,
धोखा तो लगभग सभी लोग खाए होंगे किसी न किसी तरीके से। आप लोग जो धोखा समझ रहे हो उस धोखे की बात नहीं हो रही है। क्या बात है? हाँ बेटा, आप तो बहुत ज्यादा खाए हो, लग भी रहा ना, पूरा परेशान। ठीक है, और ये ज्यादा मासूम बनने वाले और खतरनाक होते हैं, लड़के हों या लड़कियां। अपवर्तन क्या होता है बाबू? धोखा। अब धोखे का मतलब क्या होता है ये देखिएगा, जो वास्तविक स्थिति को ना प्रदर्शित करे, जो वास्तविक स्थिति को ना प्रदर्शित करे वही क्या होता है? धोखा होता है। कहने का मतलब, अब देखेंगे ये एक पानी का टैंक है नहीं, ये पानी के टैंक का फिगर है, ये देखिए। अब क्या है ये? ठीक है, अब समझना है आप लोगों को। इधर देखिए, अब इसमें एक छड़ डाल दी गई या ये मार्कर डाल दिया गया इस पानी में, ये देखिए मार्कर आ गया, मार्कर यहाँ पर आ गया। तो अब आपको मार्कर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। हम बहुत अच्छा, कैसा दिखाई देगा? तो वास्तव में क्या ये मार्कर टेढ़ा मेढ़ा है? नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है। क्यों अपवर्तन? अब इधर देखिएगा, पहले आपको जवाब देना सीख लेना है। जब वास्तविक स्थिति को भाई दूसरे तरीके से दिखाया जाएगा तो इसका मतलब वो हमें धोखा दे रहा है। धोखा दे रहा तो क्या जवाब हो जाएगा? अपवर्तन। क्या हो जाएगा? अपवर्तन। याद रहेगा सबको? जल्दी बोले, किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए, क्षण का टेढ़ा दिखाई देना पानी में कौन सी घटना है? ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अविलंब की तरफ झुक जाता है। ये रट्टा नहीं रहेगा तब भी काम चल जाएगा आपका, लेकिन काम की चीजें आपको पता होनी चाहिए। आइए देखिएगा काम की चीजें। अब देखिएगा दूसरा चीज यहीं पर बोलेगा, अब पानी में सिक्के का तल से ऊपर दिखाई देना, क्या इसका मतलब सिक्का तैर रहा है? नहीं, वास्तव में वह तल पर ही है, लेकिन वह आपके साथ क्या कर रहा है? और आप लोग धोखा लेकिन नहीं खाओगे। समझ में आया ना? तो यहाँ पर सिक्का का तल से ऊपर दिखाई देना कैसी घटना बाबू? अपवर्तन, क्योंकि ये धोखा है। अब आप देखते हैं मछली जहां पर दिखाई देती है लेकिन उस वास्तविक स्थान पर से ऊपर दिखाई देगी। अगर आप चाह रहे हैं कि जहां दिखाई दे रही है वहीं पे हाथ डालें तो आपको मिलेगी ही नहीं मछली। ठीक है, तो मछली पकड़ने के लिए फिजिक्स की जरूरत नहीं होगी, वह किसकी जरूरत रहेगी? एक अनुभव की जरूरत रहेगी। ये नहीं आप फिजिक्स पढ़ लें अब आप मछली पकड़ लेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप टेक्निक लगाएंगे तो जरूर पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछेगा? बताइए, मछली दिखाई दे रही है तो हमें मछली को भाले से मारना है, तो कहां पर मारेंगे? उसके आंख पर, उसके नाक पर, जहां पर दिखाई दे रही है वहां पर, जहां पे दिखाई दे रही है उसके नीचे। तो बहुत अच्छा, जहां पर दिखाई दे रही है उसके नीचे आपका जवाब रहेगा। बहुत अच्छा, क्लियर है ना? अब यहीं पर आइए, जो दूसरा पॉइंट था जिसके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना भैया बोला गया ना, तो चलिए तारे टिमटिमाते हैं? नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन देखेंगे ये पृथ्वी है। क्या बाबू? ये पृथ्वी। पृथ्वी के तल पर सबसे अधिक कौन सा? ऑक्सीजन। कितना % बाबू? सारा का सारा पॉइंट निकले, जैसे पृथ्वी लिखे, जैसे सूर्य निकले, तुरंत ही दिमाग में आना चाहिए हो क्या क्या यहाँ पर है। चलिए, तो पहले पृथ्वी की बात करते हैं। अच्छा, पृथ्वी की वायुमंडल की बात करते हैं। यहाँ पर 3 क्या है? सॉरी, आइए सबसे पहला कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। आइए सारी घटनाएं यहीं से देखेंगे, फिर देखेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्या देखेंगे? तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आराम से आप लोग, ठीक है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगते हैं। ऑक्सीजन कितना % सूख गया पृथ्वी के तल पर? अच्छा, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना %? अगर आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि आप सांस लेते वक्त कितना % ऑक्सीजन लेते हैं, तो बच्चों को क्या लगता है कि पूरा हम तो 100% लेते हैं, क्योंकि इनके पास तो मशीन लगी हुई, छांट छांट के ले रहे हैं। नहीं भाई, जिस अनुपात में वायुमंडल में गैस है उसी हिसाब से आप लेते हैं, अर्थात 21% ऑक्सीजन, फिर कितना % नाइट्रोजन लेंगे? 78% नाइट्रोजन लेंगे। जिस जिस अनुपात में उसी अनुपात में आप लेते हैं। हाँ, अब आपने देखा कि कोरोना काल में एक चीज आपको मिला होगा कि ऑक्सीजन की कमी लोगों को होने लगी। इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन की कमी होने लगी, ये समझने का प्रयास करिएगा। शांत रहिए। अब ऑक्सीजन का कमी का मतलब ये हो गया, जब आपका फेफड़ा सही रहता है, आपका लंग्स जो रहता है, लंग्स मतलब समझ रहे हैं ना? फेफड़ा बोलिएगा, कुछ लोग कहते हैं फेफड़ा, अरे आराम से फेफड़ा क्या बोलेंगे, या तो लंग्स बोल लीजिए, प्यारा लग रहा है ना, फेफड़ा। क्लियर? जब आपका फेफड़ा पूरी तरीके से लंग्स स्वस्थ रहता है तब 21% ऑक्सीजन में आप अपने आप को सर्वाइव कर लेते, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। लेकिन जब आपका ये फेफड़ा काम नहीं करता है, ठीक है,
तब इसको जो दिक्कत महसूस होने लगती है, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। अब जब इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो इसे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए। अब ज्यादा तो आपको मिलेगा नहीं प्रकृति से डायरेक्ट के रूप में, तो काम किया जाता है इसके लिए रिफाइनरी की जाती है। कैसे की जाएगी, सभी जितने भी आपको हवाएं मिल रही हैं सबको एक बर्तन में कैच कर लिया गया, इसके बाद इससे जितने धूल कण है या नाइट्रोजन है सबको अलग अलग कर दिया जाएगा, सबको अलग कर दिया जाएगा। और जब सबको अलग कर दिया जाएगा तब ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ लगभग नियर अबाउट कितनी हो जाती है, 98%। तब जाके ये आपको दिया जाता, तो आपका आराम से आपको सांसें मिलती हैं। थोड़ा से खींचेंगे पूरा मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन ही जा रहा। ऐसे पूरा खींचते हैं केवल 21% जा रहा तो छटपटाहट होती है। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। बात समझ में आ रही है ना, जल्दी बोले। हाँ चलिए, तो यहाँ पर आते हैं। ये तो ऐसे, तो सबसे पहले आपने देखा कौन सा मंडल है बाबू, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, इधर देखेंगे पृथ्वी पर क्या है भैया, पानी उनी है, समुद्र है, नदियां हैं, तो यहाँ पर वाष्पीकरण होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण। तो सभी जो वाष्पीकरण होके जल के कण रहेंगे, क्या किसका रूप ले लेंगे, बादल का रूप ले लेंगे ऊपर जाके। अच्छा, जब ऊपर ये जाएंगे तो क्या होते हैं, संघनित होने लगते हैं। क्या होते हैं भैया, संघनित होने लगते हैं। और संघनित होकर जब पास में आने लगते हैं तब धीरे धीरे ठंडा रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जल वाष्प ऊपर ही क्यों जाती है। हाँ, अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह ठंडी हवा के तुलना में, ठंडी हवा के तुलना में हल्की होती है, ठंडा होती है। लोग, अरे ले जाके आगरा वगैरह इनको बंद कराओ। यही लोग हैं जो कहते हैं मोहब्बत की दोनों निशानियां आगरा में, और बाद में पता चले पागल खाना ही नसीब हुआ। इधर देखिएगा, बातें ना करिए तो पता रहेगा ना। तो इसी में पूछा जाता है, जो फ्लोटिंग लैंप होता है वो आप लोग दिवाली में उड़ाए होंगे, उड़ाए है ना, ठीक है। तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो गर्म हवा होती है वह ठंडी हवा की तुलना में क्या होती है भैया, हल्की, इसी कारण वह ऊपर उठ जाता है। आइए ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे पहले। तो क्षोभ मंडल में यहाँ पर बादल बना, बादल संघनित हो गए, संघनित होने के बाद एक दूसरे से टकराने के बाद क्या होते हैं, बारिश होते हैं। समझ में आई ना, ऐसे टकरा जाएंगे, जैसे बादल बने हैं तो आपस में टकरा जाएंगे। तो आपको देखना है बिजली का कड़कना क्षोभ मंडल में। अभी नहीं कहना कि बिजली का कड़कना तुम्ही ने सिखाया, नहीं, बिजली का कड़कना क्या बोलेंगे आप लोग, क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल, याद रहेगा सबको, क्षोभ मंडल, ध्यान देना, ठीक है, क्षोभ मंडल याद रहेगा सबको। अब बारिश का, बिजली का कड़कना, बादल का बनना, ये सब किसमें होगा। इसके बाद देखिए जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं सब यहीं पे घट, अभी पटक देंगे उठा के, मर जाओगे यहीं पे। मधु आपको बोल रहे हैं बेटा, ये तैयार नहीं रहेगा, सपने देखे बड़े बड़े, बड़ा न करना कुछ पड़े। इधर ध्यान देंगे, इसके बाद वाला मंडल कौन सा मंडल रहेगा बाबू, समताप मंडल। कौन सा मंडल, समताप मंडल। तो इधर आपको जो फोकस करना है, ये जो समताप मंडल है, यहाँ पर सारी घटनाएं घट चुकी हैं। अब जब सारी घटनाएं घट चुकी तो ऊपर वाला मौसम कैसा रहेगा, साफ। और जब साफ रहेगा तो वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाएगी, वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाएगी। फिर इसी में देखेंगे आपको एक मंडल और मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन परत। तो पूछा जाता है ओजोन परत किस मंडल में, बहुत ज्यादा ऊपर लिख रहे हैं क्या, ओजोन परत किस मंडल में, तो क्या जवाब देंगे, समताप मंडल में। चलिए कोई बात नहीं, बात समझ में आई। अब देखेंगे ये तमाम प्रकार के मंडल से जब ऊपर से एकदम किसी भी तारे की, ठीक है, जो तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब यहाँ से आते हैं तो ये कई मंडल को क्रॉस करते हैं। समझ रहे हैं ना, ये कई मंडल क्रॉस कर रहे हैं, इसका मतलब कई माध्यम चेंज कर रहे हैं। और आंखों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को अगर स्पष्ट रूप से देखना है, कम से कम जो समय होना चाहिए वह 1/10 सेकंड का ही होना चाहिए। आप कभी कभी देखते हैं ऐसे करते हैं, बाइक से जा रहे हैं, सामने वाला कोई गुजर गया और आप बहुत ही कम समय के लिए, तब आप अपना दिमाग दौड़ाते हैं। अगर 1/10 सेकंड तक देखा तब आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ जाता, अरे कौन था कौन था कौन था, तब हो अच्छा ये थे। समझ रहे हैं ना, हाँ कोई भी सर जी, ठीक है, क्लियर है बाबू। तो कम से कम कितना समय लगना चाहिए, 1/10 सेकंड। और यही चीज 1/10 सेकंड से देखिए हो नहीं पाता है, और ये माध्यम चेंज होता चला जाता है, 5 माध्यमों से चेंज होके आता है। तो हमें तारे कैसे दिखाते हैं, टिमटिमाते हुए। याद रहेगा तारे क्यों टिमटिमाते हैं,
अपवर्तन बोलो, धोखा यार, पहले धोखा बोला करो। क्या बोलेंगे? अपवर्तन। बहुत अच्छा, शाबाश, क्लियर है। चलिए चलिए, समय हो गया तो छोड़ा जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहीं तक वीडियो रखा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वैम अकेडमी से जुड़े रहिए।